हेलो दोस्तों, एक नई रोमांटिक हिंदी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोग को ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। मेरी नई नई शादी हुई थी। मैं जब ससुराल में गई तो मेरा वहाँ बहुत अच्छे से स्वागत हुआ। मेरी एक नंद और एक देवर था। बड़ी नंद, उसकी शादी हो चुकी है और वह ससुराल में रहती है। और हमारी शादी में मतलब हमारे अपने भाई की शादी में अभी शादी में शामिल होने आई थी। देवर वह मेरे पति से 3 साल छोटे हैं और वह सारी बातें मेरी सौतेली माँ ने मुझे बताया था। शादी की सारी रस्म बहुत अच्छे से हुई, लेकिन मैं अंदर से बाहर डरी हुई थी, क्योंकि जिसने मेरी शादी हुई थी मैंने उन्हें अभी तक देखा भी नहीं था। मेरी माँ मुझे बता रही थी कि वह हम सबको बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे भी बहुत पसंद आ गए। इसीलिए मुझे दिखाना या मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा था। आज मेरी शादी की पहली रात है। आज मेरी सुहाग रात है। मैं अपने सजे हुए कमरे में बिस्तर पर घूंघट ताने बैठी थी। तभी मेरी ननद आई और बोली, भाभी भैया बस थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप तैयार हो जाओ। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और यूं ही घूंघट ताने बैठी थी, क्योंकि मैं तो दुल्हन बनी हुई बैठी ही थी, तो मुझे तैयार क्या होना था। जैसे ही दरवाज़ा खुला मेरा दिल धड़ से रह गया। वह कमरे में आ चुके थे। घबराहट से मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरा पैर भी कांप रहा था, पूरी शरीर भी कांप रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वह कमरे के अंदर जाकर दरवाजे की कीड़ी किल्ली उन्होंने लगा दी। इसके बाद मेरी ओर और आने लगे। मैंने सिर उठाकर उन्हें अभी तक देखा नहीं था कि वह कैसे दिखते हैं, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि उम्र में वह मुझसे काफ़ी बड़े हैं। वह आए और मेरे करीब बैठकर मेरा घूंघट हटाने लगे। उन्होंने जब मेरा चेहरा अपनी ओर किया तो मैंने देखा कि वह 40 के आसपास लग रहे होंगे और मेरी उम्र 24 साल देखने में करीब ठीक थी। मेरे हाथ पैर अभी भी कांप रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, देखो अब हम दोनों पति पत्नी हैं, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे होंठ कांप रहे थे और मेरे हाथ पैर भी कांप रहे थे। उन्होंने ऊपर से नीचे मुझसे सहलाते हुए कहा, तुम बहुत अच्छी हो। उन्होंने पूरा घूंघट हटा दिया। इसके बाद मेरे होंठ को देखने लगे। उनकी यहाँ आँखें नशे में लग रही थी और धीरे धीरे लाल हो रही थी। मैं उससे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था वह सुनने की हालत में नहीं थे। मैं कांपते हुए उनसे कहा, सुनिए आज नहीं। उन्होंने मेरे होंठ पर अपने हाथ दिए। उन्होंने कहा, आज की रात मेरी रात है। उन्होंने मेरी साड़ी का पल्लू हटा दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे लेटा दिया। वह पागलों की तरह मुझे ऊपर से नीचे देख रहे थे। धीरे धीरे एक करके मेरे सारे कपड़े हटा दिए। सुबह जब मैं उठने लगी तो मैं लड़खड़ा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को संभाला और वॉशरूम से फ्रेश होकर आई। भीगे बालों में उन्होंने मुझे देख के फिर से अपनी ओर खींच लिया। दोबारा से वह सब करने लगे जो रात में अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने मेरा पूरा टॉवल हटा में फेंक दिया था। मुझे अपनी साली से प्यार हो गया था। जब मेरी और सुमन की शादी हुई थी उस वक्त उसकी छोटी बहन करीब 11 साल की थी, लेकिन अब वह पूरी भारी हुई थी, जवानी हो चुकी थी। उसके गदराए बदन को देख कर के मैं नशे में आ जाता हूँ। मैं बस उसे पा लेना चाहता हूँ। उसके उभरे हुए सीने मेरी आंखों से ओछल नहीं हो पाते। मैं उसे बस अपना बना लेना चाहता था। मेरी पत्नी 6 महीने से ही गर्भवती है और अपने देखभाल के लिए अपनी छोटी बहन यानी कि मेरी साली को बुलाना चाहती थी। उसने मुझे यहाँ कहा तो मैंने झट से वहाँ हाँ कर दिया। मुझे तो बस इसी दिन का इंतज़ार था। मेरी पत्नी ने कहा, आप मेरी छोटी बहन को जा कर के ले आए। शाम का समय हो चुका था। मैं अभी अभी ऑफिस से आया था और चाय नाश्ता देने के बाद यह खबर मुझे सुमन ने दिया। मैं अंदर से बहुत खुश हो गया और मैंने कहा कि आज रात हो गई जाएगी, उससे पहले मैं जाकर के आता हूँ। मैं जल्दी से गाड़ी निकाली और मैं उसे लेने चला गया। मैंने उसके घर गया और वह तैयार अपने सब सामानों को बांधे खड़ी थी। मुझे उतरने उसने नमस्ते जीजा जी कहा और चाय बना के ले आई। मेरी नज़र अपनी साली से हट नहीं रही थी। उसने गोरे बदन पर गहरे नीले
130 रंग का सूट खूब जच रहा था। आज कह डाल डाल रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, जीजा जी, दीदी कैसी है? मैंने कहा, सुमन ठीक है, बस तुम्हारा बेशर्मी से इंतज़ार कर रही है। तो 149 उसने कहा, मैं तो अपना सामान बांधे खड़ी हूँ, आप जब कहो मैं चलने को तैयार हूँ अपनी दीदी के पास। तो फिर मैंने कहा, चलो, वैसे ही 9 बज गए हैं। सुमन घर पर अकेली थी। जब हम आने लगे तो पीछे की सीट पर बैठ रही थी। तो मैंने कहा, शाली जी आगे की सी है जीजा जी। फिर वह आगे वाली सीट पर मेरे साथ बैठ गई। पहुँचते पहुँचते करीब 11 बज चुके थे। दोनों बहन आपस में बातें करने लगी और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए खाना बनाया। मैं खाना खा के अपने कमरे में चला गया। आधी रात को जब नींद खुली तो मैंने देखा सुमन मेरे बगल में सो रही थी। आज ऑफिस में ज़्यादा काम की वजह से मुझे इतनी थकान हो रही थी कि कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जोर की प्यास लगी हुई थी। जैसे ही मैं किचन में की ओर गया मैंने देखा रूम की थोड़ी सी दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उन छेरियों से देखा कि साली साहिबा उस कमरे में ही सो रही थी। थोड़ी देर में ही यूं ही उसे निहारता रहा। मैं उसे सोते हुए देख के नशे में आ गया था। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और मैं उसके कमरे में चला गया और मैं उसके करीब चला गया। मैं धीरे से उसके करीब बैठ गया। उसका दुपट्टा सीने से हटा दिया। सीने उभरे हुए थे। उसके गुलाबी होंठ उसके उस उभरे सीने पर कमर से समीज पर थी चुकी थी। वह सोई हुई मुझे और भी बदहोश किए जा रही थी। मैं उससे उसके गुलाबी होंठों को छूने लगा। उसे सताकार होता है, विदाई के समय उपहार भी दिया जाता है, या उपहार सामान की शक्ल में भी होती है, नकदी के रूप में भी। रोशन की ससुराल में दिल लगाने, हंसी मजाक और चुहल करने के लिए एक जवान और हसीन साली भी थी। चंचल, हालांकि एक साला विदेश दिनेश भी था, मगर रोशन उससे ज़्यादा मुँह नहीं लगाता। उसकी कोशिश चंचल के आसपास बने रहने और उसके साथ चुहलबाजी छेड़कर करने की होती है। चंचल भी उससे खुलकर हंसी मजाक करती। दोनों में खूब बढ़ती। चंचल के घर वाले चंचल और रोशन की चुहलबाजी को जीजा साल का स्वाभाविक छेड़खान मानते थे और उन दोनों की नोकझोंक पर खुद ही हंसते रहते हैं। ससुराल वाले दिनेश को दामाद कम बेटा अधिक मानते थे। दरअसल दिनेश ने अपने कुशल व्यवहार से अपनी ससुराल दिल जीत लिया। वह उनसे घरेलू काम में भी मदद कर देता था। इसी के चलते वह रोशन पर ज़रूर से ज़्यादा भरोसा करने लगा। रोशन जब ससुराल में ज़्यादा आने जाने लगा तो उसका धंधा भी प्रभावित होने लगा। पिता ने डांटा तो उसके दिमाग में ससुराल का नशा उतरने लगा। ज़िंदगी की हूट हकीकत सामने अपनी शुरू हुई तो रोशन का ससुराल में जल्दी जल्दी आना जाना बंद हो गया। हाँ, फुर्सत मिलने पर ससुराल में हो तो तथा पत्नी चाहे जितना खूबसूरत हो, उसका नशा हमेशा नहीं रहता। वह जितनी तेज़ी से चढ़ता उतनी तेज़ी से उतरने भी लगता है। शादी के 2 साल बाद ही रोशन को सुनीता बासी और उबाऊ लगने लगी। पत्नी से मन उतरना तो कुंवारी और हसीन मन नहीं माना तो रोशन ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए। पर इस बार रोशन का ससुराल आना बेकदर नहीं था। उसका मकसद भी चंचला, लेकिन सुनीता को पति के असली इरादे की खबर नहीं थी। वह तो यही समझती थी कि रोशन उसके परिवार का इतना ख्याल रखता जो वह उसके माता पिता की मदद करने के लिए मायके चला जाता। साली चंचल ने मन रमने लगा था। मन नहीं माना तो रोशन ने फिर से ससुराल के फेरे बढ़ा दिए। पर इस बार रोशन का ससुराल आना बेकसद नहीं था। उसका कम मकसद भी चंचल, लेकिन सुनीता को पति के असली इरादे की भनक नहीं थी। वह तो यही समझाते थे कि रोशन उसके पति के इसी विश्वास पर आड़ में रोशन अपना मकसद पूरा करने लगा था। ससुराल पहुंचने पर रोशनी की आंखें शाली को ही खोजती रही। वह चंचल से मौखिक छेड़खान तो पहले से ही करता था, अब उसने मौका मिलने पर शारीरिक छेड़खान भी शुरू कर दी थी। चंचल को यह सब अजीब सा लगता था, मगर वह जीजा का विरोध नहीं करती। वह सोचती कि वह जीजा बुरा न मान जाए। एक दिन रोशन मर्यादा की हद लाग गया। उस दिन चंचल के माता पिता कहीं गए थे और भाई दिनेश अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल गया था। घर में केवल चंचल और रोशन ही थे। अच्छा मौका पाकर रोशन ने चंचल को अलगिंदा बना दिया।
चंचल। अच्छा मौका पाकर रोशन ने चंचल को अलविदा बना दिया। उसके चंगुल से छूटने को मकसद आई तो वह उसके गालों पर हाथ रगड़ते लगा। उसने कहा, चंचल तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हें पूरी रात देखना चाहता हूँ। चंचल उसे अपने से अलग करना चाहकर भी नहीं कर पा रही थी या उसके गर्म सांसों को महसूस कर पा रहा था। रोशन चंचलों को चूमने लगा, उसके कपड़े को खोलकर उसे खूब प्यार करने लगा, तो इसके गोरे बदन उंगलियों को फेरने लगा। इसके बाद उसने चंचल के गालों को गर्म सांसों से सहला दिया। पहला मौका था किसी पुरुष ने चंचल को मर्यादा स्पर्श की अनुभूति कराई थी। रोशन के स्पर्श से वह रोमांच से भर गए। इसके बावजूद किसी तरह उसने रोशन को अपने से दूर किया। चंचल ने नाराजगी से रोशन को देखते हुए कहा, जीजा पिछले कुछ दिनों से मैंने नोट किया है कि तुम कुछ ज़्यादा ही शरारत करने लगे हो। तुमने सुना ही होगा कि साली आधी घरवाली होती है। रोशन ने भी भेद से हंसते हुए कहा, तो मैं कुछ तुम पर अपना अधिकार क्यों न जताऊं। नहीं जीजा, यह सब मुझे पसंद नहीं है। वह बोली, सच कहता हूँ चंचल, तुम सुनीता से ज़्यादा अच्छी और सुशीली हो। कहते हुए रोशन ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रख दिया। मेरी बात यकीन ना हो तो इस दिल से पूछ लो, तुम्हें प्यार करने की लगा था। काश मेरी शादी सुनीता से बजाय तुमसे हुई होती। जीजा तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। यह कहकर चंचल ने हाथ छुड़ाया और वहाँ से चली गई। रोशन ने उसे रोकने का या पकड़ने की प्रयास किया। वह अपनी जगह पर खड़ा मुस्कुराता रहा। चंचल पत्थर तो हो ऐसा नहीं था जीजा जी। रसीली बातों पर छेड़खान के उसके मन में भी गुदगुदी होने लगी थी। बहरहाल उस दिन के बाद से रोशन चंचल ने जुबानी छेड़खान कर और जिस्मानी छेड़खान ज़्यादा करने लगा। अब वह उसका विरोध भी नहीं करती। चंचल का अपने जीजा से लगाव बढ़ गया। वह स्वयं सोचने लगी कि शादी जब होगी तब होगी, क्यों न शादी होने तक जीजा जी से मस्ती कर ले। परिणाम वही तो जो ऐसे मामलों में होता है। शादी के पहले ही चंचल ने खुद को जीजा के हवाले कर दिया। इसके बाद तो वह जीजा की दीवानी हो गई। रोशन की भी आए दिन ससुराल में पड़ा रहने लगा। रात को अपने बिस्तर से उठकर उसके वह चुपके से चंचल के कमरे में चला जाता। सुबह 4 बजे अपने बिस्तर पर आ जाता। एक बार रात अचानक चंचल के पिता मनोहर सिंह की नींद खुली। उन्हें बेटी के कमरे में फुसफुसाहट की आवाज़ ही आई। जिज्ञासावश उन्होंने बेटी के कमरे में खिड़की से झांका तो छोटी बेटी चंचल को दामाद के साथ देखकर उनका खून खोल गया। किसी तरह उन्होंने गुस्से पर काब करके दरवाज़ा खोला। सामने पिता को देखकर वह घबरा गई। रोशन का माफ़ी मांगते हुए ससुर के पैरों में गिर गया। बहरहाल उस समय मनोहर ने उसने कुछ नहीं कहा। सुबह होने पर मनोहर ने रात वाली बात अपनी पत्नी रामा को बताई। बदनामी के भय से मनोहर सिंह व रामा ने शोर शराबी नहीं किया। उन दोनों ने चंचल और रोशन को धमकाया। दोनों सिर झुकाए अपनी फजीहत कराते रहे। कुछ देर बाद रोशन वहाँ से अपने घर लौट गया। मनोहर सिंह और रामा ने बड़ी बेटी सुनीता के दाम्पत्य को करवाहट से बचाने के लिए उसके पति की करतूत छिपाए रखे। ससुराल की बात ससुराल में ही दबी रहे और वह चंचल के लिए लड़का देखने लगी ताकि जल्द उसके हाथ पीले कर सके। लेकिन दामाद की हरतूत छिपाना मनोहर को महंगा पड़ा। रोशन के मन में जो डर था वह धीरे धीरे दूर हो गया। एक दिन चंचल ने रोशन को फ़ोन करके बता दिया कि उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। जानकारी मिलते ही रोशन एक दिन ससुराल पहुंच गया। उसने सास ससुर से अपनी गलती की माफ़ी मांग ली। साथ ही यह भी कहा आइंदा वह चंचल को साली नहीं बल्कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा एक भाई अपनी बहन से करता। मनोहर सिंह और रामा के लिए यही बात था कि दामाद को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने चंचल को बहन मान लिया था। अतः दोनों सच्चे दिल से रोशन को माफ़ कर दिया। मौका मिलने पर रोशन ने चंचल को बताया, तुम्हारी शादी भले ही कहीं हो जाए, मेरे संबंध तुम्हारे साथ पहले ही रहेंगे। इस पर चंचल ने भी कह दिया, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ, रहूँगी, तुम्हें कभी नहीं भूल सकूँगी। इसके बाद रोशन अपनी ससुराल के साथ मिलकर चंचल के लिए लड़का खोजने लगे। इसी बीच मनोहर सिंह की मुलाकात रामेश्वर से हुई। रामेश्वर कानपुर शहर में रहता था। मनोहर के बड़े भाई सुरेश का दामाद था। उसके साथ सुरेश की बेटी अंजलि ब्याही थी। इस नाते वह उसका भी दामाद था। मनोहर ने उसे अपनी बेटी चंचल के लिए कोई लड़का बताने को कहा तो उसने बताया कि उसका छोटा भाई अमित ब्याह लायक है। अमित का कार चालक है और अच्छा कमाता है। रामेश्वर ने यह भी बताया कि अमित के अलावा उसके 2 अन्य भाई मोनू व विशाल हैं। सभी लोग साथ रहते हैं क्योंकि पुराने रिश्तेदारी थी। अतः मनोहर सिंह ने अमित को देखा तो वह उन्हें पसंद आ गए। चंचल ने इस रिश्ते को रोशन ने भी सहमति दे दी क्योंकि चंचल कहीं दूर नहीं जा रही थी।
आपसे सहमति के बाद मनोहर सिंह ने चंचल का विवाह अमित के साथ करा दिया। शादी के बाद चंचल अपने ससुराल पहुंच गई। चंचल खूबसूरत थी, इसीलिए ससुराल में भी सभी ने उसकी सुंदरता की तारीफ की। अमित की भी खूबसूरत बेबी पाकर खुश था, क्योंकि